गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर 13 स्टडी करेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियाई। अब जो आपका न्यूक्लियाई है, इसमें थे थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस भी रहते हैं और उतने ही चांसेस आपके थ्योरी के भी रहते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है अराउंड 5 मार्क्स के आसपास आपका मेन पेपर में रहता है, 5 या 6 के आसपास। विंडो आप 4 to 6 भी कह सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आपके टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है एटम में, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं, पैरामीटर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि न्यूक्लियस में जो जो पैरामीटर हैं उनके आपस में क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। बाइंडिंग एनर्जी, कौन सी एनर्जी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, वो हमें स्टडी करना है। आफ्टर दैट रेडियो एक्टिविटी, यानी कि आपका न्यूक्लियस किस वजह से डिसइंटीग्रेट होता है, यू हैव टू स्टडी दैट। एंड देन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, कुछ बेसिक रूल एंड रेगुलेशन है जो हमें यूज़ करने हैं रेडियो एक्टिविटी स्टडी करने के लिए। एंड इन द लास्ट वी हैव टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज न्यूक्लियाई। सो फर्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, कि आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। सपोज दिस इज एटम एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर, लेकिन उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इसीलिए न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। किसी भी एटम का सिंबल अगर आपको दिखाना है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स, उसका कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, जेड एंड ए। यहाँ पे जो जेड है दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जेड को क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, दिस इज द मास नंबर। मास नंबर में आपका क्या है, टोटल न्यूक्लियन जितने हैं न्यूक्लियस में वो होते हैं। अब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितने भी न्यूक्लियन हैं उसमें से हम आपका जो प्रोटॉन है उनको माइनस करेंगे, यानी कि ए माइनस जेड अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका एटॉमिक मास यूनिट, अब यहाँ पर हम जो मास कंसिडर करेंगे वो एटॉमिक यूनिट में होगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम मास केजी में लेते हैं, लेकिन हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 होता है, 10⁻⁻31, काफ़ी कम होता है। तो हमें ये सारी न्यूक्लियस की जितनी भी स्टडी करनी है वो हम मास एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे। तो पहले हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल, आपने पहले भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में शायद, कि आपका जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो आपका जो C कार्बन 12 है उसके एक एटम का मास, कार्बन का C12 आपको एलिमेंट लेना है, उसके एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 12 वो आपका आता है 1 एटॉमिक यूनिट। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं कार्बन के 1 एटम की और उसको मैं 12 से डिवाइड करूं, सो दिस इज माय 1 एटॉमिक यूनिट। तो ये जो मास है उसको मैं 1 एटॉमिक यूनिट ले सकता हूं अपने न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में। तो अगर मैं इस AMU से ही अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ओके, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एटम। बेसिकली आपके 3 टाइप के एटम होते हैं और ये हमने डिवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे बेस्ड। जैसे फर्स्ट वन है आपके पास दैट इज आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में क्या होगा, कौन से एलिमेंट्स आपस में आइसोटॉप होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, सेम होना चाहिए, यानी कि जेड की वैल्यू जिनमें सेम होगी। जेड की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। सेकंड इज आइसोबार्स। आइसोबार में क्या होगा, आपका मास नंबर सेम होगा। ये देखिए इन दोनों के क्या है, मास नंबर सेम है। मास नंबर का मीनिंग क्या है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो उस न्यूक्लियस में अवेलेबल है। ओके। थर्ड वन इज आइसोमर्स। आइसोमर्स का मीनिंग क्या है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, यानी कि आपका जो मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड हम करते हैं जिससे हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, वो सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखिए 14 माइनस 6 8 है, इसका डिफरेंस देखिए 15 माइनस 7 ये भी 8 है। तो यानी कि ये क्या हो गया, आपके आइसोमर्स होंगे। ओके। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटॉप्स। अब किसी एलिमेंट के आइसोटॉप डिफरेंट परसेंटेज में अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट परसेंटेज में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये 2 आइसोटॉप है हमारे हाइड्रोजन के, लेकिन ये अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल है। मुझे इसका मास भी पता है, इसका मास भी पता है, इसकी अवेलेबिलिटी या अबेंडेंसी मुझे पता है दोनों की, तो मैं उसका टोटल एवरेज मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका टोटल एवरेज मास का, बड़ा सिंपल सा है, टोटल एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास 2 आइसोटोप हैं, तो मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है आपका 2 के लिए लिखा है, आप इसको 3 4 5 किसी के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं तो फर्स्ट की अबेंडेंसी यानी कि कितना परसेंटेज वो अवेलेबल है इनटू इट्स मास, प्लस में सेकंड का अबेंडेंस यानी कि परसेंटेज इनटू मास डिवाइडेड बाई 100। अगर ये 3 के लिए होता तो फर्स्ट का परसेंटेज इंटू m1 प्लस सेकेंड का परसेंटेज इंटू m2 प्लस थर्ड का परसेंटेज इंटू m3 डिवाइडेड बाई 100 ही रहेगा एवरेज एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन है जो इन पे बेस्ड है। आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये आपको सभी को ही पता है, आप पढ़ते आए हैं कि जेम्स चैडविक ने आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उसकी डिस्कवरी की थी। अब हुआ कैसे था, जो आपके अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट थे वो बड़ा ही आपका एक बड़ी ही डिस्कवरी थी उस टाइम पर। अब इसने भी क्या किया, इसने भी अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए, लेकिन किस पे किए, बेरिलियम न्यूक्लियाई पे इसने स्कैटर किए। तो वहाँ से जो एलिमेंट निकले दे आर सपोज टू बी द न्यूट्रॉन्स, वो हमने न्यूट्रॉन कंसिडर किए और आगे फिर उनको वैलिड भी किया हमने। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो सभी एलिमेंट में आपको मिलेगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होगा आपका, ये देखिए न्यूट्रॉन होता है दिस माइनस दिस ए माइनस जेड, और हाइड्रोजन में दोनों सेम होते हैं तो 0 हो जाएगा। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ही सभी में प्रेजेंट होगा। जो आपका ये न्यूट्रॉन है दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका जो मास है दैट इज इक्वल टू 1.00866 एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। जनरली दिस इज ए अनस्टेबल एलिमेंट, ये आपका अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी से ये आपका रिड्यूस हो जाता है दूसरे एलिमेंट में अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसकी वजह से या न्यूट्रॉन्स की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी, जो हम इस चैप्टर में आगे जाके स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट ये भी आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 3 नंबर में इसको पेपर में देखा गया है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस का साइज निकालना है। तो न्यूक्लियस हमें पता है स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेरिकल शेप में हमें उसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमें उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस यहाँ पर मैं बिल्कुल सेम वैसी प्रोसीजर से कैलकुलेट कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट चैप्टर में किया है, जब आपने एटम्स का चैप्टर पढ़ा था। उसमें क्या था, जब आप क्लोजेस्ट अप्रोच पे गए थे उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो वो दोनों मैंने यहाँ पर सिंपल कंपेयर किए हैं और यहाँ से मैंने क्या कैलकुलेट किया है, आर कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर जब मैं सारी वैल्यू पुट करूँगा, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है कि अल्फा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी से वहाँ पर बम्बार्ड हो रहे हैं। तो जब मैं बम्बार्डिंग करूँगा तो मुझे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पता है, बाकी सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। सो दिस विल बी कम आउट ऑलमोस्ट
10⁻⁻14 मीटर। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम क्या होगा आपका 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक सॉरी आपका जो मास यूनिट के आपके इक्वल होगा, मास नंबर के इक्वल होगा A के। अब ये प्रोपोर्शनल है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इनको मैं हटा देता हूँ, तो क्या रखूँगा R ए प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, R0, एंड R0 इज नोन एज न्यूक्लियस यूनिट रेडियस, और इसकी वैल्यू आपकी होती है 1 फर्मी, और यू कैन से 1.1 10⁻⁻15 मीटर। अब आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है आपके न्यूक्लियस की। ये कई बार आता है, आपको वेरीफाई क्या करना होगा, इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप वेरीफाई कीजिए कि जो डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास आपने जितना उसका मास नंबर है इनटू 1 एटॉमिक यूनिट डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। अब यहाँ पर R की जगह मैंने क्या लिखा, R0 A⁻1/3, तो ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से A से A आपका कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 एटॉमिक यूनिट डिवाइडेड बाय 4πr³, यानी कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, A पे डिपेंड नहीं है। और जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे जो आपने ऊपर यूज़ की हैं ये, तो दिस इज कम्स अबाउट 10⁻17 kg/m³। इतनी हाई डेंसिटी होती है 10⁻17 kg/m³। बट ये जो डेंसिटी है ये न्यूक्लियस में वेरी करती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सेंटर पे होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो ये आपके डिक्रीज होने लगती है। और हमने जो न्यूक्लियस का साइज वहाँ तक लिया है जहाँ तक इसकी डेंसिटी हाफ हो जाती है, याद रखना इसको। आफ्टर दैट न्यूक्लियर फोर्स। अब जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स। अब इसमें क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स। अब ये हमने किस लिए अज्यूम किया कि कोई आपका न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है, उसका रीजन क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो 2 फोर्स पढ़े हैं आपके। पहला क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल डिपेंड अपॉन द चार्ज, एंड सेकेंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किसी भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोड्यूस होता है या अप्लाई होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो 10⁻36 आता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 मोर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूक्लियस में दोनों ही टाइप के फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है और आपका ग्रेविटेशनल भी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा है तो न्यूक्लियस में सेम टाइप के ही तो चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं सारे, तो वो रिपेल करने चाहिए, फिर भी वो अपने आप को बाउंड करके रखते हैं। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपका न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ से इसका अजम्पशन हमने कैलकुलेट किया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट क्या है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। ये आपका जो हमने अभी साइज पढ़ा था R0 उसी पे ही अप्लाई होता है, यानी कि उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। सबसे अच्छी बात या सबसे स्ट्रेंज थिंग इज दैट इट हैज़ बोथ नेचर, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब डिपेंड करता है कि दो न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर वो 1 फर्मी से ज़्यादा है तो आपका अट्रैक्टिव होगा, 1 फर्मी से कम है तो रिपल्सिव होगा, क्योंकि अगर उसका नेचर अट्रैक्टिव ही रहा तो दो न्यूक्लियॉन्स को इतना क्लोज लेके आएगा कि आपका न्यूक्लियस क्लैप्स हो जाएगा, इसलिए इसको क्लैप्स भी नहीं होने देगा ये। इसलिए इसका जो नेचर है वो आपका अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। रिपल्सिव कब है, जो बहुत क्लोज हो जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस आपका 1 फर्मी से कम हो जाती है। और अट्रैक्टिव कब होगा, जब आपका 1 फर्मी से ज़्यादा होगा। ये जो आपका फोर्स होता है दिस इज ड्यू टू द पाई मेसन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0। ये जो आपका फोर्स है इट डिपेंड ओनली ऑन द नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स।
वैसे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन एक न्यूक्लियस पे जो फोर्स होगा वो उसके नेबर की वजह से होगा, बाकियों को वो कंसिडर नहीं करेगा एट दैट टाइम ओनली। लास्ट, इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो हमारे पास अवेलेबल है नेचर में। अब ये एक ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है। अब ये ग्राफ है किसके वजह में? दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस लिए है भाई? आपके न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वर्सेज द सेपरेशन, कि उनमें सेपरेशन कितना है। अब हमने पढ़ रखा है जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है दैट में बी पॉजिटिव एंड दैट में बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फोर्स। अगर आपका फोर्स अट्रैक्टिव है तो आपका क्या होगा? वो नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर आपका फोर्स रिपल्सिव है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलिए ग्राफ देखते हैं। ये एक्सिस आपका किसके लिए है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये एक्सिस आपका किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए। अब सपोज दिस इज आर नोट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आर नोट है, यानी कि 1 फर्मी है। अब अगर आपकी डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, इससे अगर ज़्यादा हुई, इससे अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो ये क्या करेगा? अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा? अट्रैक्टिव नेचर का। ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से इधर ले लो, इसको इधर ले लो। ये किसका नेचर हो जाएगा? अट्रैक्टिव नेचर का। और अगर अट्रैक्टिव नेचर हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव में आ गई। दूसरा, अगर डिस्टेंस कम हुआ तो ये कैसा नेचर होगा? रिपल्सिव। और रिपल्सिव नेचर के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखिए पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव कब होती है, फिर आप ये ग्राफ आसानी से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला है, आइंस्टीन ने हमें दिया था कि हम कैसे एनर्जी और मास को एक दूसरे से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने डेल एम लिया है वो यहाँ पर हम मास डिफेक्ट की फॉर्म में लेंगे। अगर आपका मास 1 एटॉमिक यूनिट हमने ले लिया, किस में ले लिया? 1 एटॉमिक यूनिट में, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 एटॉमिक यूनिट की वैल्यू पुट की है और यहाँ पर मैंने c² की वैल्यू पुट की। ये सोल्व करेंगे तो आपको इतना जूल तो आंसर मिलेगा, बट यहाँ पर आपके जो न्यूक्लियाई चैप्टर है इसमें एनर्जी की यूनिट हम लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी कम है तो हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। तो ये आपको याद रखना है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो आपको कब मिलेगी? जब आपके पास 1 एटॉमिक यूनिट मास को आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट इज द मास डिफेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से देखना मास डिफेक्ट है क्या। जब आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बनने से पहले आपका क्या हुआ था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लोज आए थे, तब आपका क्या बना था? न्यूक्लियस बना था। तो इसमें हम क्या करेंगे? मास का डिफरेंस करते हैं। अब डिफरेंस किसका होता है? डिफरेंस इन सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूक्लियन। न्यूक्लियन यानी जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है सभी का मास ऐड करेंगे और उसमें से किसको माइनस करेंगे? रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए मान ली हमारे पास Z प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? A-Z, ये दोनों का मास हो चुका है। ये नंबर है, ये एक का मास है, ये भी नंबर है, ये एक का मास है। तो टोटल मास हो गया आपका न्यूक्लियंस का माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपके पास है मास डिफेक्ट। इसको आप चाहो तो आप हाइड्रोजन की टर्म में भी लिख सकते हो। आपको करना क्या है? सिंपल, आप एक यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, तो उसकी वजह से आपका ये जो इक्वेशन आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन के एटम का मास डिफेक्ट है। 1 हाइड्रोजन एटम का आपका ये मास डिफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? अगर आपको किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो आपको पता है वो बाउंड सिस्टम है, क्योंकि उसमें आपका न्यूक्लियर फोर्स है। तो बाउंड सिस्टम को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द एनर्जी। तो ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। अगर हमें पता है कि जब कोई न्यूक्लियस हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था या बना था, उस टाइम पर उसमें मास डिफेक्ट कितना था वो पता होना चाहिए। अगर हमें मास डिफेक्ट पता है तो हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई, ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज द एनर्जी कोरेस्पोंडेंस फॉर द 1 एटॉमिक मास यूनिट।
तो टोटल मास इनटू एनर्जी बाय 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आपका एक मोर इफेक्टिव पैरामीटर बन जाता है, इसको हम आगे स्टडी भी करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी जो आपने निकाली है उसको आप नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम फर्दर स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्या है, जो भी मास डिफेक्ट आपका हुआ है डेल्टा एम, उसको आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये ग्राफ भी 99% आपका पेपर में आता ही आता है कई बार। अब इस ग्राफ में आपको क्या शो करना है, इस ग्राफ में आपको स्टेबिलिटी शो करनी है कि कैसे आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इधर आपका क्या है, मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा आपका न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। अब मैंने क्या किया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को मास नंबर के साथ प्लॉट किया है। तो ये आपके मास नंबर हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और आपका 250 280 तक, ऐसे जितने भी आपके लास्ट पीरियोडिक टेबल में मास नंबर होते हैं वहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, जितना छोटा साइज है उतनी ही कम आपके पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और जितना ही मास आपका इंक्रीज होने लगता है वहाँ पर भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर काफ़ी स्मॉल साइज है तो भी और काफ़ी बिग साइज है तो भी आपका न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और उस टाइम पर वो डिसइंटीग्रेट होगा, जो हम फर्दर वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसकी एक रेंज होती है ऑलमोस्ट 20 से लेके 120 से लेके 120 के बीच में, यहाँ तक ये जो रेंज होती है इस ग्राफ की, ये शो कर रही है कि आपका जो न्यूक्लियस है, इस रेंज में जितने भी न्यूक्लियस आपके पास होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्टेबल होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्टेबल, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज अप्रोक्सीमेट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी यूनिट भी लिखिए, देखिए 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो भी आपके न्यूक्लियस होंगे वो सारे स्टेबल होंगे। वो आपके विंडो आपकी होगी 20 से 120 के बीच में एटॉमिक मास मास नंबर में, तो वो आपके स्टेबल होंगे, और साइड वाले छोटे हों या बड़े हों वो आपके अनस्टेबल होंगे। इसीलिए जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं यहाँ पे भी होती हैं स्मॉल साइज में और हैवी साइज में भी होती हैं। तो ये ग्राफ से आपको स्टेबिलिटी के पैरामीटर डिस्कस करने हो सकते हैं, थ्योरेटिकली है, ग्राफ बनाना है और फिर 3 पॉइंट इसको एक्सप्लेन करने हैं, स्मॉल के लिए, बिग के लिए, और आपका जो स्टेबिलिटी होती है 20 से 120 मास नंबर के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। अब हम नेक्स्ट